हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट का सेकंड पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की सेकंड क्लास में, जिसमें कल हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि हार्ट कैसे होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कितना वेट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। आपने कुछ वीडियोस भी साथ में देखी होंगी, एनिमेशंस की मैंने वीडियोस आपको दी थी उसमें, जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से उसमें दिखाया गया था। जो मैंने समझाने की कोशिश करी थी आपको वो समझ में भी आया होगा। आज हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ उसके टर्म्स, उसके कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। जैसे कि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, हार्ट बीट क्या क्या पढ़ना है आज हमको, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है जिसको हम कार्डियक रेट भी बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या चीज़ होती है, पल्स रेट क्या होता है, पल्स क्या होती है, हार्ट साउंड्स कैसी होती हैं, और ईसीजी के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से सुन भी रखा होगा, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस करा था। आज हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट बीट। बहुत ही सिंपल है, कई बार आप लोगों ने अपने मुंह से भी बोला होगा और सुना होगा कि मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई बहुत, या मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है इस टाइम पर, हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है। हार्ट बीट क्या है? हार्ट की बीट मतलब आपको मालूम है हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। एक बार हार्ट का सिकुड़ना कहलाता है सिस्टोल। क्या कहलाता है बेटा? सिस्टोल। सिस्टोल, हार्ट का एक बार सिकुड़ना सिस्टोल, और एक बार रिलैक्स होना, फैलना, डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना और डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। एक कंप्लीट सिस्टोल होने के बाद एक कंप्लीट डायस्टोल हो जाए, ये एक हार्ट बीट है। वन कंप्लीट सिस्टोल फॉलोड बाय वन कंप्लीट डायस्टोल इज सेड टू बी वन हार्ट बीट। किसे कहेंगे हार्ट बीट? वन कंप्लीट सिस्टोल फॉलोड बाय वन कंप्लीट डायस्टोल इज सेड टू बी वन हार्ट बीट। इसको हम एक हार्ट बीट कहते हैं। समझ में आया बेटा हार्ट बीट किसे कहते हैं? आप इसे लिख सकते हैं वन कंप्लीट सिस्टोल फॉलोड बाय वन कंप्लीट डायस्टोल इज सेड टू बी वन हार्ट बीट। दूसरा है बेटा हार्ट रेट। इसको मैं रब कर देता हूं, या आप एक साथ में रब कर देंगे। पहले सुन लीजिए, वन कंप्लीट सिस्टोल फॉलोड बाय वन कंप्लीट डायस्टोल इज सेड टू बी वन हार्ट बीट। ये तो हो गया बेटा वन कंप्लीट हार्ट बीट। अच्छा, हार्ट रेट कैसे बोलेंगे? व्हाट इज हार्ट रेट? हार्ट रेट बोलेंगे एक मिनट में जितनी बार हार्ट ऐसा करता है। हार्ट बीट पर मिनट इज सेड टू बी हार्ट बीट, हार्ट रेट या कार्डियक रेट। एक मिनट में जो ह्यूमन हार्ट है वो करीब 70 to 72 टाइम्स बार बीट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन हार्ट बीट का रेट या कार्डियक रेट। समझ में आया? देखिए, अलग अलग एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की अलग अलग सिचुएशंस में हार्ट बीट अलग अलग होती हैं। नॉर्मल कंडीशंस में विद नॉर्मल वेट 70 किलोग्राम का अगर कोई पर्सन है, नॉर्मल डाइट खाता है, नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पर है, ह्यूमन बींग मेल, उसकी हार्ट बीट होंगी लगभग 72 टाइम्स पर मिनट। फीमेल की अगर हम बात करें तो उसकी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनकी होती हैं 80 टाइम्स पर मिनट। बेटा ऐसा कोई फिजिक्स का फॉर्मूला तो है नहीं, F = ma, अगर किसी की हार्ट बीट ह्यूमन बींग की मेल की 72 से 75 हो गई या 80 हो गई तो वो इंसान नहीं माना जाएगा। ऐसा तो है नहीं कुछ, ये घटती या बढ़ती रहती हैं। हम एवरेज की बात करते हैं। अलग अलग एनिमल्स में हार्ट बीट अलग अलग होती है। यहाँ पर एक टेबल मैंने बना रखी है जिसमें अलग अलग एनिमल्स की हार्ट बीट दे रखी है, पर मिनट क्या हार्ट बीट है। वेल की हार्ट बीट 15 हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, ये हार्ट रेट है। एलिफेंट की 25 टाइम्स। जितना एनिमल बड़ा होगा हार्ट बीट उतनी स्लो होगी। हार्ट को क्या हार्ट बीट क्यों करता है? ब्लड को पंप करने के लिए, बॉडी में पंप करेगा, दूर तक ब्लड जाएगा। और छोटी बॉडी होगी, पंप करेगा, जल्दी से पंप करके आ गया, फिर दोबारा पंप कर दिया, फिर पंप करके आ गया। इस तरीके से जितनी छोटी बॉडी पंपिंग उतनी पर मिनट उतनी ज्यादा, और जितनी बड़ी बॉडी हार्ट बीट उतनी कम होंगी। वेल की हार्ट बीट कितनी है? 15, एलिफेंट 25, हॉर्स 40, एडल्ट मैन ह्यूमन बींग 72 टाइम्स, एडल्ट वुमेन 80, कैट 120 टाइम्स। न्यूली बॉर्न बेबी, जब कोई बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसकी हार्ट बीट डू यू नो 140 टाइम्स पर मिनट होती हैं। रेट की छोटा है 250 टाइम्स, और स्पैरो की 800 to 900 टाइम्स हार्ट बीट होती हैं, 800 to 900 टाइम्स। तो ये टेबल है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया बेटा ड्रॉ? ये हार्ट बीट के बारे में बात कर रहे थे। रब कर दें बेटा इसको।
अब हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट रेट पढ़ लिया, हार्ट रेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? अच्छा, हार्ट बीट के बारे में एक बात और बताना भूल गया मैं आपको। हार्ट बीट कितना टाइम लगता है? एक हार्ट बीट में बेटा टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। जैसे कैसे निकाला हमने? एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है बेटा? 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, यानी 60 सेकेंड्स में कितनी करेगा? 72 टाइम्स। और हम कह सकते हैं 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। तो एक हार्ट बीट 72 हार्ट बीट कितने टाइम में? 60 सेकेंड में। तो एक हार्ट बीट कितने टाइम में? 60/72, अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। मतलब एग्जैक्ट लगभग 8 सेकेंड एक हार्ट बीट को पूरा होने में लगते हैं। 72 हार्ट बीट्स कितने टाइम में? 60 सेकेंड में, यानी 60 सेकेंड में 72 टाइम्स। तो एक सेकेंड में एक हार्ट बीट को कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। तो एक हार्ट बीट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है बेटा? 0.8 सेकेंड। ये कई बार पूछा जाता है कि उसका हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना होता है। अच्छा, जो एक हार्ट बीट होती है, हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करा, रिलैक्स हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट करा, रिलैक्स हो गया। तो ये एक रिदमिक मैनर में होता है, ऐसा नहीं कि पूरा हार्ट एक साथ कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, पूरा हार्ट एक साथ रिलैक्स कर जाए। क्या होता है इसमें? टाइम लगता है अलग अलग फेज में। सबसे पहले ऑरिकल्स मैंने आपको बताया था, जब कल हार्ट बनाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे नोड, यहां से ऐसे नोड जनरेट करती है, एवी नोड तक करंट आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है, अगर याद हो आपको तो, और यहां से पुरकिंजी फाइबर्स में जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे नोड से जब करंट प्रोड्यूस होता है तो करंट प्रोड्यूस सबसे पहले इसमें होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑरिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, ऑरिकल्स में करंट आएगा, ऑरिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। उसके बाद एवी नोड से यहां पर आएगा, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद पूरा हार्ट एक साथ रिलैक्स होगा। पहले ऑरिकल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं इसको बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं? ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी ऑरिकल्स का सिकुड़ना। और फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर जब पूरा हार्ट एक साथ रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं बेटा? जॉइंट डायस्टोल। तो इस एक हार्ट बीट को हम एक साइक्लिक मैनर में शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्डियक साइकिल। मैं यहां पर लिख देता हूं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को हमने 3 फेज में शो कर रखा है, देखिए यहां पर मैंने आपके लिए बना रखी है। पहला आर्टेरियल सिस्टोल और ऑरिकुलर सिस्टोल, जो 0.1 सेकेंड का होता है, ये जो ऑरिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ये 0.3 सेकेंड की होती है। और फिर कंप्लीट डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल कितने टाइम का होता है? 0.4 सेकेंड का। इस तरीके से पूरी जो साइकिल होती है, वो पूरी जो एक हार्ट बीट होती है कितने टाइम में पूरी होती है? 0.8 सेकेंड में। तो ये कार्डियक ये आउटपुट है जो 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड और 0.4 सेकेंड में, ये 3 फेज में कंप्लीट होती है। पहला ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पूरा हार्ट एक साथ रिलैक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब हम बात करेंगे बेटा, ये आप अगर नोट करना चाहें तो प्लीज आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। जस्ट समझाया, इसमें कोई लैंग्वेज तो है नहीं। देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है इसमें कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज दैट कार्डियक आउटपुट? हमारा आउटपुट क्या है? जैसे कोई टीचर है, हम कई सारे टीचर्स हैं, कोई एक दिन में 8 घंटे पढ़ा सकते हैं, कोई 10 घंटे पढ़ा सकते हैं, कोई 5 घंटे पढ़ा सकते हैं, कोई जितना ज़्यादा काम कर रहा है उसको उतना ज़्यादा आउटपुट। स्टूडेंट का आउटपुट कितना है? कोई एक दिन में 3 घंटे पढ़ पा रहा है, कोई 5 घंटे पढ़ पा रहा है। कोई एक वर्कर है, हैंडपंप से बाल्टी बननी है पानी की, तो उन्होंने किसी ने 1 घंटे में 5 बाल्टी पानी भरा, किसी ने 1 घंटे में 8 बाल्टी पानी भरा। तो किसका आउटपुट ज़्यादा हुआ? जो ज़्यादा काम कर रहा है। जनरेटर है, जनरेटर का आउटपुट कैसे मेजर करेंगे आप? डीजल गया 5 लीटर, कोई 5 लीटर में 5 लीटर डीजल के बाद कोई 5 घंटे लाइट दे रहा है, कोई 8 घंटे लाइट दे रहा है। तो जितना ज़्यादा कोई वर्क कर रहा है वो उसका आउटपुट उतना ज़्यादा। अब हार्ट क्या वर्क करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है, जितना ज़्यादा हार्ट ब्लड पंप करेगा वो उसका आउटपुट। यानी 1 मिनट में हार्ट, 1 मिनट में मेजर तो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन तो लेना पड़ेगा ना कि भाई इतने टाइम में कितना काम कर रहा है। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है वो उसका कार्डियक आउटपुट कहलाता है। द ब्लड, लिख लीजिए चाहें तो आप, द ब्लड पंप्ड बाय हार्ट
इन 1 minute इज सेड टू बी इट्स कार्डियक आउटपुट। आइए देखते हैं कि कितना होता है। देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप करता है। क्या आप बता सकते हैं लगभग ऐसे ही कितना ब्लड हार्ट पंप करता है? ये पंप करता है अबाउट 70 ml। कितना ब्लड पंप करता है? 70 ml। लिखिए द अमाउंट, हम यहां पर पढ़ रहे हैं कार्डियक आउटपुट, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by heart in 1 heartbeat। एक हार्ट बीट में कितना होगा? 70 ml। 70 ml होता है। और एक मिनट में, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में करेगा, कितनी हार्ट बीट होती हैं? 72 टाइम्स हार्ट बीट होती हैं इनटू 70 ml। ये कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 5040 ml। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। और 5 लीटर लगभग ब्लड कितना होता है? टोटल ब्लड ऑफ आर बॉडी। इसका मतलब एक हार्ट बीट, 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होता है लगभग पूरे ब्लड को पंप कर देता है। देखिए कैसे, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में वो 70 ml ब्लड पंप करता है एक बार पंप करने पर 70 ml। और 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72। तो 1 मिनट में 72 इंटू 72 टाइम्स हार्ट बीट करेगा इंटू 70 ml। तो कितना ब्लड पंप करेगा? 5040 ml, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। और हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। तो ये क्या हो गया इसका? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट इज सेड टू बी कार्डियक आउटपुट। समझ में आया बेटा? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल समझ में आई आप लोगों को? कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल। अब हम बात करते हैं पल्स की। हो गया बेटा ये? इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए बेटा इसको। हो गया बेटा? चलिए व्हाट डू यू मीन बाई पल्स? पल्स कैसे बोलते हैं? देखिए जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, हमारी आर्टरीज में फ्लो करता है। तो जब आर्टरीज में फ्लो करता है तो आर्टरीज में जर्क देता है, कई बार जर्क देता है। तो वो जर्क को जो जर्क आती है उसका भी रेट कितना होगा? जितनी बार हार्ट उधर से जितनी बार पंप करेगा उतनी बार जर्क आएगी, यानी जितनी हार्ट बीट होगी उतना ही वो जर्क होगी। उस जर्क को ही हम बोल रहे हैं पल्स। और नंबर ऑफ पल्स पर मिनट इज सेड टू बी पल्स रेट। तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट। जितनी हार्ट बीट होती है उतनी लगभग पल्स होती हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, द जर्क प्रोड्यूस्ड इन आर्टरी ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द हार्ट बीट, ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ ब्लड व्हेन इट रशेस टू द आर्टरी। आर्टरी में जब ब्लड रश करता है उसकी वजह से जो आर्टरी में जर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज दैट? दैट इज पल्स। एंड द नंबर ऑफ पल्स पर मिनट इज सेड टू बी पल्स रेट। समझ में आया बेटा? इसको आप नोट कर सकते हैं, पल्स रेट क्या होता है। और ये भी इक्वल होता है हार्ट बीट के। अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड की। व्हाट आर द हार्ट साउंड? हार्ट साउंड कैसे बोलते हैं बेटा? हार्ट साउंड्स आर द साउंड्स। हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है बेटा? कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, रिलैक्स करता है। बच्चे कई बार बोलते हैं सर जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता होगा तब टकरा जाती है वॉल्स इसकी, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड कैसी आती है हार्ट में? कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है बेटा? धक धक, बताइए। धक 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 धक, बहुत सारे सॉन्ग्स बने हैं ना बॉलीवुड में। धक धक साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है लव डुप। कौन सी? फिर से सुनिए, लव डुप, लव डुप, लव डुप। और उसको बोल दिया धक 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 धक। देखिए लव डप साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? लव, दो साउंड होती हैं, लव और डुप। लव साउंड होती है लॉन्ग, ब्लूमिंग साउंड, लॉन्ग। और डुप साउंड होती है शॉर्ट, शॉर्ट और फाइन, शार्प पिच। डुप
लॉन्ग ब्लूमिंग, लब डुप, लब डुप, लब डुप, ऐसे साउंड प्रोड्यूस होती है। लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? लब साउंड और डुप साउंड ये प्रोड्यूस होती है ऑन द क्लोजर ऑफ वॉल्स। आपने पढ़ा होगा वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है और डब साउंड कौन से वॉल्स के क्लोजर पर? ध्यान रखिएगा, क्लोज होने पे ही साउंड प्रोड्यूस होती है। दरवाजे को भिड़ाओ, बंद करो, साउंड प्रोड्यूस होगी। खोलेंगे आराम से तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, फिर भिड़ाएंगे तो आवाज। तो जब भी वॉल्स क्लोज होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? ऑन क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। और डुप साउंड कब प्रोड्यूस होती है? ऑन क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल, ऑन क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल। तो ये हुआ हर्ट साउंड्स। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईसीजी। ये साउंड समझ में आई? अच्छा, इस साउंड को हम किससे मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास, क्या बोलते हैं उसको? इंस्ट्रूमेंट मेजर भाई उसको बोलते हैं बेटा स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द साउंड आर सेड टू बी स्टेथोस्कोप। तो जब साउंड लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब सेमी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होते हैं। और डुप साउंड कब क्लोज होती है, वो प्रोड्यूस होती है जब सेमी वॉल क्लोज होते हैं। अच्छा, अब आप अगर मेजर करेंगे स्टेथोस्कोप से तो आपको तो एक से आवाज आएगी। ये कैसे पता लगेगा कि साउंड में डिस्टरबेंस है? जब आप हजारों लोगों की साउंड सुनेंगे, हर्ट साउंड, तब आपको महसूस होगा कि भाई नॉर्मल साउंड ये है और इस साउंड में डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब इनके वॉल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हर्ट प्रॉपरली कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अब आपको साउंड में डिफरेंशिएट तभी तो कर सकते हैं आप। अगर किसी भी इंसान की क्या आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो आवाज से पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। उसी आदमी की आवाज को बार बार सुनेंगे और ऐसे 10 आदमियों की आवाज को सुनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा पहचानने में कि ये इस आवाज से ये वाला आदमी है। तो एक हर्ट की आवाज सुनने से, तुरंत सुनने से कैसे पता लग जाएगा? तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड कार्डियक सर्जन्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो पता कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चलाया स्टेथोस्कोप, वो आपको सेटिस्फाई करने के लिए, वो सुन भी नहीं पाते होंगे तो समझ तो जब पाएंगे। तो समझ में आ रही है बेटा बात, इनकी क्या वैल्यू है और क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए? हर्ट साउंड, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ वॉल्स और द एक्शन ऑफ वॉल्स। ठीक है बेटा, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर ईसीजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ईसीजी। व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ग्राम होता है या ग्राफ होता है, और ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये टर्म किसके लिए कहा गया है? ये होता है बेटा इसकी जो ईसीजी की जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये ईसीजी कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो मैंने आपको बताया था, ऐसे नोड करंट प्रोड्यूस करती है और कार्डियक मसल्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो यहां पर जो ग्राफ ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है उसको टाइम के साथ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो चेंज होता है उसमें, उसको मेजर करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इट इज द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ध्यान से समझिएगा, इट इज द ग्राफिक रिकॉर्ड, यानी ग्राफ की फॉर्म में उसे रिकॉर्ड करना, ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में कौन प्रोड्यूस करता है? ऐसे नोड, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इंथोवेन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस पर वर्क किया था, डिस्कवर किया था। इसको पर्टिकुलर जो डिस्कवर किया था वो था वॉलर नाम के साइंटिस्ट थे, एक वॉलर, जो सबसे पहला ईसीजी बनाया था, वॉलर ने बनाया था। इसमें लिख सकते हैं आप, फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्डेड बाय वॉलर। लेकिन ये प्रॉपर डिटेल्स इसकी नहीं दे पाए थे, ये इसको डिटेल्ड स्टडी करा था इंथोनवेन ने इन 1905 में इन्होंने स्टडी करा था। और इनको
1924 में गॉट नोबेल प्राइज। 1924 में इनको नोबेल प्राइज मिला था और 1905 में इन्होंने पहली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पर वर्क किया था। इनको डिटेल बताई थी इसकी। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखिए किस तरह का ग्राफ आता है, किस तरह की ईसीजी में किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं टाइम के साथ। अगर हम यहां पर गौर करें, ये देखिए यहां पे ये ऐसे, फिर ये और ये, इस तरह की वेव्स आपने देखी होंगी। फिर दोबारा देखिए हम बनाते हैं यहां पर ये और ये। आप अगर गौर करें तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये देखेंगे कि एक स्पेसिफिक रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किस तरह की ग्राफ्स का? देखिए यहां पर ये यहां से यहां तक एक वेव है, इसको बोलते हैं पी वेव। इसमें 3 वेव्स होती हैं। ईसीजी कंसिस्ट ऑफ 3 वेव्स, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और यहां से यहां तक होती है टी वेव। पी वेव, क्यू आर एस वेव एंड टी वेव। कोई प्रॉब्लम? पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। अगेन यहां से फिर पी, क्यू आर एस एंड टी, अगेन पी, क्यू, और इस तरीके से चलती आती है। ये जो ईसीजी आप देख रहे हैं, ये ईसीजी है एक नॉर्मल पर्सन का रेस्टिंग पोजीशन पर नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ, नॉर्मल डाइट के साथ जो ईसीजी आता है। ये एक आइडियल ईसीजी है जो कभी नहीं आएगा। मैं अगर आपके पास आऊंगा अभी और आपसे कहूं बेटा आपका ईसीजी करना है, तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाएंगी इसी में, यानी आपको माइंड अलग चलेगा और हार्ट बीट की जो एक्टिविटी है वो अलग होगी। ये आइडियल ईसीजी इस तरह का कभी नहीं आता। ईसीजी को देखकर कई बार आपने देखा होगा कि ईसीजी छोटा घट बढ़ जाता है। देखिए इस तरीके का, ये अगर ऐसा है तो आपने देखा होगा ईसीजी कभी बढ़ गया पी वेव, कभी ऐसा आ गया, कभी इस तरीके की लाइन चल रही है। ऐसा होता ही नहीं होता। ये डिस्टरबेंस क्या शो करता है मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हो गया नॉर्मल। अगर पी वेव बढ़ गई तो क्या होगा, क्यूआरएस वेव बढ़ गई तो क्या हो गया, आर अगर नीचे आ गया तो क्या होगा। ईसीजी पढ़ना सीख जाएंगे आप, इसके बाद किसी का भी ईसीजी देख के बता सकते हैं कि उसकी हार्ट में कौन सी एक्टिविटी है। अभी फिलहाल तो आप बस एक तरह का ईसीजी पढ़ना जानते होंगे कि अगर लाइन सीधी आ गई तो उसको लाइफ में मजा आ गया, मतलब क्या हो गया, वो काम पूरा हो चुका है उनका और अब कंप्लीट हो गई कहानी। इसका मतलब अगर हम, लेकिन मेडिकली क्या मानते हैं, 5 मिनट्स तक अगर ईसीजी की लाइन सीधी आए देन इट डिक्लेयर्ड एज डेथ। समझ में आई बेटा बात? लेकिन हम ये तो बिल्कुल अपर लेवल पर हम सीख गए, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर हम बातें करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आप यहां पर सीख सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव। देखिए मैं इसको रब करता हूं, नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहा हूं, फिर मैं आप यहां पर लिख के बताता हूं आपको। देखिए ईसीजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले, कि नॉर्मल कंडीशंस में ये वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं। ये पी वेव कब आती है, क्यूआरएस वेव कब आती है, टी वेव कब आती है। देखिए यहाँ पर आपको मैंने जब कल हर्ट बताया था लास्ट क्लास में, दिख पा रहा है हर्ट में बेटा, इसको और थोड़ा सा नीचे बना देते हैं यहाँ पर। ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं बेटा, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। यहां पर एसए नोड, ये एवी नोड, यहां से एसए नोड से करंट प्रोड्यूस हुआ, एवी नोड तक आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू यहां तक गया और यहां से पुरकिंजी फाइबर्स में गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले यहां से करंट प्रोड्यूस होगा, जैसी करंट प्रोड्यूस होगा एसए नोड से यहां पर पी वेव फॉर्म होगी। समझ में आया पी वेव कब फॉर्म हो रही है? यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल, जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा ये ऑरिकल्स कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे। कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था, जो कार्डियक साइकिल थी, कार्डियक साइकिल में हमने 3 फेज पढ़े थे। पहला 0.1 सेकंड का ऑरिकुलर सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब आया था? जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीचे की तरफ, यहां से जब करंट आएगा यहां पर, यहां से करंट यहां पर आया, जब करंट नीचे उतरेगा तो ये वेव जारी होगी, करंट यहां पर जाएगा तो ये वेव आएगी यहां पर, और इस तरीके से। यानी जब करंट वेंट्रिकल्स में जाएगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या होगा बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद
एक फेज वो आएगा जब पूरा का पूरा हार्ट एक साथ रिलैक्स हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे बेटा, जॉइंट डायस्टोल। तो पहला ऑरिकुलर सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और तीसरा जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में पी वेव, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्यूआरएस और टी वेव जॉइंट डायस्टोल। पी वेव ऑरिकुलर सिस्टोल, क्यूआरएस वेव वेंट्रिकुलर सिस्टोल और टी वेव जॉइंट डायस्टोल। यानी 3 फेज जो कार्डियक साइकिल के थे, तीनों वेव बनती हैं, पी वेव, क्यूआरएस, टी, अगेन पी, क्यूआरएस, टी, अगेन पी। ये नॉर्मल कंडीशंस में इसकी जो ड्यूरेशन है 0.1 to 0.2 सेकेंड, लेस देन क्यूआरएस वेव लेस देन 0.10 सेकेंड एंड इट इज लेस देन 0.42 सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर नॉर्मल कंडीशंस में ये केस हैं। अगर ये घटते या बढ़ते हैं, ये ऊपर नीचे होते हैं, तो कैसे डिसऑर्डर मालूम पड़ेंगे। अगर ईसीजी में ऊपर नीचे आता है तो कैसे मालूम पड़ेगा। अगर मान लेते हैं पी वेव जो है ये बड़ी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मतलब ये है एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। क्या है, एट्रिया का साइज बढ़ गया है, जो ऑरिकल्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेक एंड कैल्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज। ये प्लेक बन जाता है उसमें और कैल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जम जाता है, जाम सा हो जाता है हार्ट जो है। तीसरा इन्फ्लेमेशन ऑफ एट्रिया और एवी नोड। एवी नोड जो होता है, एवी नोड में और एट्रिया में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, तब उस कंडीशन में पी वेव बढ़ जाता है। दूसरा एनलार्ज क्यूआर। क्यूआर वेव कब बढ़ता है, ये वाला, ये कब बढ़ता है, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक की कंडीशन आती है, यानी जब हार्ट अटैक आएगा तो ये क्यूआर वेव बड़ी हुई होगी। तीसरा एसटी वेव। ये एसटी वेव ये कब बड़ा होगा, जब छोटा, एक जैसे कहते हैं ना माइनर, छोटा हार्ट अटैक आया, आपने सुना होगा कि पहला झटका लगा, माइनर अटैक आया, तो उस वो कब आए, उसका कैसे पता लगाएंगे, जब एसटी वेव बड़ी होगी तब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। अगर एसटी वेव नीचे की तरफ आ रही है, डिप्रेस हो रही है, कम हो गई, तो इसका मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हार्ट के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर एसटी वेव छोटी होगी। फ्लैट टी वेव, अगर यहां पर टी वेव फ्लैट हो जाती है, एकदम स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है इसकी बजाय, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। मैंने जो बताया था एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज जो होती है उसमें भी ऐसा होता है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो ऐसी कंडीशन में टी वेव फ्लैट हो जाती है। और टी वेव अगर एलिवेटेड होगी और बढ़ जाएगी तो इसका मतलब बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है। समझ में आया बेटा। तो ये डिसऑर्डर्स थे और हार्ट के बारे में जो बेसिक चीजें थी वो यहां तक कंप्लीट हो जाती हैं। मैंने आज आपको बताया हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट कार्डियक रेट क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट साउंड्स कौन सी होती हैं, ईसीजी क्या होता है, ये हमने पढ़ा। ईसीजी किसने डिस्कवर करा, कैसे नॉर्मल ईसीजी आएगा, क्या उसके डिसऑर्डर्स हैं, ये प्रॉपर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड के टाइप्स और ब्लड ग्रुप्स के बारे में और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज नोट इट डाउन।